विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल में। राजस्थान में सिंचाई। पहले की कक्षाओं में हमने राजस्थान में खेती, उसकी फसलों के बारे में जाना है, पढ़ा है। आज हम सिंचाई कैसे की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना सिंचाई के खेती बहुत हद तक संभव नहीं है। राजस्थान के किसी भी खेती के कार्यक्रम में सिंचाई प्रमुख स्थान रखती है। राज्य का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें लगभग आधा जो क्षेत्र है वो 250 मिलीमीटर से कम बारिश वाला है। अरावली के ज़्यादातर पूर्व के हिस्से में जो 1/3 हिस्सा है वो 500 मिलीमीटर से लेके 750 मिलीमीटर तक इतनी जो है वर्षा इसको प्राप्त हो जाती है। तो मोटे तौर पर देखें, पूरे राज्य में शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। बड़े इलाके में तो बालुका के मैदान ही हैं, तो वहाँ पर तो सिंचाई करना बहुत मुश्किल काम है। किन कारणों से सिंचाई यहाँ ज़रूरी है, तो देखिए कि वर्षा की अनियमितता। राज्य में लगभग 80% जो फसली क्षेत्र है वो खेती में बारिश के ऊपर निर्भर है। ये वर्षा अनिश्चित है, यानी कब होगी, कितनी होगी, सब कुछ अनिश्चित है। साथ में कभी तो वर्षा अधिक भी हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इसी कारण से जो भारतीय खेती है उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। दूसरा है वर्षा की मौसमी प्रकृति। वैसे तो मोटे तौर पर जुलाई से सितंबर के बीच में वर्षा होने का समय है। खरीफ की फसलों को तो मानसून के सहारे छोड़ा ही जाता है, लेकिन बाकी के महीनों के लिए तो सिंचाई चाहिए। अब रबी की फसल के लिए तो कुछ वर्षा होनी चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, सभी हिस्सों में तो होती भी नहीं है, इसलिए आवश्यकता है। कुछ विशेष फसलें जैसे कपास, गन्ना, चावल, इसमें जो अगर उत्पादन लेना है तो सिंचाई करनी पड़ेगी आपको। फिर है विस्तृत खेती। तो आबादी 7 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ से अधिक है, और ज़्यादातर खेती पर लोग लगे हुए हैं, तो बिना सिंचाई के खेती हो नहीं पाएगी। वर्षा का वितरण भी असमान है, एक समान वर्षा होती नहीं है, और जब वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो कई बार बाढ़ भी आ जाती है। इससे भी खेती की आसानी से हो नहीं पाती। बहुत बड़े इलाके में ऐसा होता है, ज़्यादातर में तो सूखे की स्थिति ही रहती है। फिर है हरित क्रांति की सफलता। तो विद्यार्थियों, हरित क्रांति हमारे राज्य में भी आ गई है। गहन खेती इसमें की जाती है, बहुफसली खेती की जाती है, उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। सिंचाई के अभाव में हरित क्रांति काम नहीं करेगी। राज्य में 285.5 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है। केवल 187.9 लाख हेक्टेयर में ही खेती हो रही है। 36% हिस्सा बारिश कम होने के कारण, सिंचाई का इंतज़ाम न होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो पाती। हमारा जो सिंचित क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी से बहुत कम है। राज्य हमारा है शुष्क, अर्धशुष्क जलवायु वाला, वर्षा का औसत कम है, और राज्य का जो पश्चिमी बड़ा भाग है वो 250 मिलीमीटर से कम बारिश वाला है। इस कारण से भी अब राज्य में देखें, बारिश तो कम होती ही है। 12 मासी यानी पूरे साल बहने वाली जो नदियां हैं वो बहुत कम है। चंबल ही ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती है, बाकी तो बहुत ही अस्थायी प्रकार का
तात्कालिक रूप से वर्षा होती है तो थोड़ी नदी में पानी दिखाई देता है तो उसको नदी कहा जाता है, वरना वो एक सूखा मैदान जैसा। आइए अब जानते हैं कि राज्य में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है नहरें, नंबर 2 है तालाब, नंबर 3 है कुएं और नलकूप। पहले लेते हैं नहरों द्वारा सिंचाई कैसे की जाती है। तो नहरों द्वारा बहुत बड़े इलाके में सिंचाई अब तो हो रही है, हालांकि वो घटता बढ़ता रहता है। और जो इलाका है वो है गंगानगर का, यहाँ पूरी की पूरी सिंचाई नहरों द्वारा होती है। अरावली और मारवाड़ के मैदान में तो आप जानते हैं कि वर्षा अलग प्रकार की है, नहर निर्माण हो नहीं सकता, नहर का पानी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वर्षा 500 मिलीमीटर से लेकर के 900 मिलीमीटर तक है। औसत के रूप में 90% जो है वो 2-3 महीनों की अवधि में ही हो जाता है। तापमान भी यहाँ ज़्यादा रहता है, मारवाड़ के मैदानों में तो बहुत ऊंचा रहता है, तो यहाँ पर तो वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होगा, प्राकृतिक जलाशय बन नहीं सकते। बहुत सारी समस्याओं से हमारे राज्य की कृषि ग्रस्त है। वर्षा से जो भी जल प्राप्त होता है उसका उपयोग करने के तो प्रयास होते हैं, जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ नहरें भी बनाई गई हैं। तो अनियमित जो वर्षा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान खेती को होता है। नहरों में पानी ठीक से भरा नहीं जाता, और वैसे उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कृषक है वो फसलों को बदलता है, कई प्रक्रियाएं अपनाता है, सिंचित कृषि पर खर्च अधिक आता है। ये तो एक बहुत जानी हुई चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला किसान ही सिंचाई कर पाएगा। इस प्रकार से तो नहरों का ठीक करना, उसके ढाल में सुधार करना, जल प्रवाह में सुधार करना, ये सारी आवश्यकताएं हैं। दूसरा है तालाबों द्वारा सिंचाई। तो ये बहुत बड़े इलाके में तो नहीं है, भरतपुर जिला और अरावली श्रेणी के पश्चिम भाग पाली जिले में खासतौर से ये तालाब सिंचाई होती है। इन दोनों जिलों में तो लगभग 70% क्षेत्रफल जो है तालाब से सिंचाई हो रही है। इसके अलावा देखिए अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें 95% क्षेत्रफल जो है वो तालाब के इलाके से या खेती बाड़ी का काम, और बाकी इलाकों में दूसरे तरीक़ों से सिंचाई की जाती है। तीसरा बिंदु है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई। तो सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% जो है वो इसी से काम चल रहा है, क्योंकि नहर की सिंचाई से तो सब जगह हो नहीं सकता काम, तो कूप की सिंचाई होती है। कुओं के द्वारा सिंचित क्षेत्रों को पोषण किया जाता है, और प्रति हेक्टेयर जो औसत उत्पाद है वो भी ठीक ठाक है। नहर सिंचाई की तुलना में देखें तो कुओं पर जो खर्च है वो कम होता है, और कुएं सुविधाजनक स्थानों पर खोदे जाते हैं, और जल वितरण भी यहाँ ठीक ठाक होता है। फिर भी जो कूप सिंचाई है उसकी समस्याएं हैं। कुओं से पानी खींचने के लिए शक्ति की कमी है। कई स्थानों में इस कार्य के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। बहुत से इलाकों में कुओं से पूरा उपयोग हो भी नहीं पाता। विद्यार्थियों, अब जानते हैं प्रमुख सिंचाई की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। हमारे राज्य में सबसे बड़ी जो योजना है वो पहले है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी के विशाल जल स्रोतों को विनाश से विकास की ओर मोड़ने के लिए, और देखिए 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और हमारा राज्य राजस्थान, जिनकी संयुक्त योजना है ये। बाढ़ को रोकने के लिए, भूमि का कटाव रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं, बिजली बनाई जाती है, बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई की जाती है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के। एक है बाढ़ नियंत्रण,
दूसरा है जल विद्युत उत्पन्न करना। तीसरा है पेयजल की व्यवस्था करना। चौथा है भूमि कटाव रोकना। पांचवा है बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई करना। छठा है मछली पालन। सातवां है मलेरिया का नियंत्रण। और फिर इसके अलावा तो वृक्षारोपण और कई काम इससे होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें पहला चरण जो किया गया चंबल नदी परियोजना में, तो पहले गांधी सागर बांध नाम से एक बांध है, उसका निर्माण किया गया। फिर गांधी सागर विद्युत गृह बनाया गया, बिजली बनाई जाने लगी। कोटा सिंचाई बांध बनाया गया, कोटा में सिंचाई हो रही इससे। नहरी व्यवस्था तैयार की गई। दूसरा जो चरण है, इसमें राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। फिर इसमें भी विद्युत गृह बनाया गया, बिजली बनाई जाने लगी। और इस प्रकार से उस पूरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि सिंचाई होने लगी। तीसरा जो चरण है, उसमें जवाहर सागर बांध बनाया गया और फिर जवाहर सागर विद्युत गृह बनाया गया। गांधी सागर बांध और विद्युत गृह। अब देखिए, गांधी सागर बांध जो बनाया गया मंदसौर जिले में रामपुरा भानपुरा, ये जो पठार हैं चंबल नदी पर, एक 513 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इस बांध पर बिजली का उत्पादन होने लगा। कोटा सिंचाई बांध जो है, वो कोटा जो शहर है उसके गढ़ के पास चंबल नदी पर बनाया गया। ये बांध 438 मीटर लंबा है, 42 मीटर ऊंचा है। फिर सिंचाई नहरों की व्यवस्था, तो भाई दाईं तरफ नहर, बाईं तरफ नहर, ये दोनों नहरें तो राजस्थान और एमपी, इन पूरे दोनों इलाकों में सिंचाई करती हैं। बाईं जो नहर है वो 65 किलोमीटर दूर तक बहती है और अंत में बूंदी की मेजा नदी में जाके मिल जाती है। तो कोटा और बूंदी जिलों में बहुत बड़े इलाके में 2.1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अब राणा प्रताप सागर बांध में देखें तो ये बांध रावत भाटा जगह का नाम है, वहाँ पर बनाया गया है। 1100 मीटर लंबा है, 42 मीटर ऊंचा है। बिजली घर यहाँ भी बनाया गया है, 172,000 किलोवाट बिजली बनाई जा रही है। तीसरा जो है जवाहर सागर बांध और विद्युत गृह, ये बोराबास एक जगह का नाम है, वहाँ पर बनाया गया है। ये 440 मीटर लंबा है, 45 मीटर ऊंचा है और 99,000 किलोवाट बिजली बनाई जा रही है। अब चंबल नदी घाटी परियोजना से लाभ की अगर बात करें तो देखिए, लाभ ही लाभ है वैसे तो। इससे बाढ़ नहीं आती, भूमि कटाव पर नियंत्रण हुआ है, सिंचाई में वृद्धि हुई है, बिजली बन रही है भाई। 3.86 लाख किलोवाट बिजली बनाई जा रही है। इससे सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है, बाढ़ों से मुक्ति मिली है, मिट्टी कटाव रुका है, औद्योगिकरण हुआ है, मछली पालन हो रहा है, खेती का विकास हो रहा है। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना राजस्थान में सिंचाई के लिए, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में रेतीले भूभाग हैं, वहाँ कभी सरस्वती नदी बहा करती थी। हिमालय के जल को वहाँ लाया गया। जो बीकानेर राज्य के उस समय इंजीनियर थे श्री कंवर सेन जी, वो सन 1948 की बात है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और आप जानते हैं कि ये 8-10 जिले तो इस प्रकार के बिल्कुल रेत का इलाका है, शुष्क इलाका है। कुल 3.42 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में से 37% में तो पूरा रेगिस्तान है। यहाँ पर ये राजस्थान नहर बनाई गई। तो पंजाब से सतलुज और व्यास
नदियों के संगम पर हरी के बैराज बनाया गया और उस बैराज से एक राजस्थान फीडर नहर शुरू की गई। ये पंजाब और हरियाणा से बहकर के 177 किलोमीटर दूर बहने के बाद राजस्थान में आ जाती है। अब इसमें देखिए क्या क्या, 4 भागों में इसको बांटा है इस नहर परियोजना को। एक है राजस्थान फीडर, दूसरा है राजस्थान मुख्य नहर, तीसरा है राजस्थान नहर की 9 शाखाएं, 21 उप शाखाएं, और चौथा है लिफ्ट नहर की व्यवस्था। पहले में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया, तो इसमें सूरतगढ़, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा ये सब तैयार की गई, और दूसरी जो है वो मुख्य नहर इससे दूसरे चरण में तैयार की गई। और हमने अपने उद्देश्य भी बड़े कर लिए इसको लेकर के। 1 जनवरी 1987 को 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर पूरी हो गई। चार सौ 49 किलोमीटर लंबी पक्की नहर बनाई गई है। ये देखिए करीब 28 साल 9 महीने लगे इसमें। ये मुख्य नहर जो इसकी चौड़ाई पैंदे में 125 फीट है और ऊपर है 200 फीट, और गंगानगर में आकर के ये 52 फीट और 80 फीट रह जाता है। अब देखिए जलोत्थान की योजना है इस नहर से। जलोत्थान से भी बहुत लाभ हुआ है। साहबा, कोलायत, गजनेर, फलौदी, पोकरण, बागड़सर, इन इलाकों में पानी को 60 मीटर ऊंचा उठाया गया है और उससे गंगानगर को, चूरू को, बीकानेर को, जोधपुर को, जैसलमेर जिलों को ये सिंचाई के लिए पानी दिया गया है। इसमें पाएंगे आप कि साहबा का जो जलोत्थान नहर है 109 किलोमीटर लंबी ये नहर बनाई है। देखिए गजनेर जलोत्थान नहर जो है वो 32 किलोमीटर लंबी है। कोलायत और बागड़सर की जलोत्थान नहर 31 किलोमीटर लंबी है। फलौदी की जो जलोत्थान नहर है वो 32 किलोमीटर दूर तक जाती है, और वितरिकाएं देखें तो इसकी 400 किलोमीटर लंबी हैं। पोकरण की जो जलोत्थान नहर है वो 26 किलोमीटर लंबी है। तो इस प्रकार इससे भी आसपास के इलाकों में सिंचाई हुई है और सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा। इस परियोजना से लाभ की अगर बात करें तो इस परियोजना से लाभ हैं: सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा, मरुस्थल रोकने में मदद मिली, कृषि उत्पादन बढ़ा, पेयजल की उपलब्धि बढ़ी, पशुपालन बढ़ा, उद्योगों में विकास हुआ, पर्यटन का भी विकास हुआ। फिर तीसरी है भाखड़ा नागल की परियोजना। तो सतलुज नदी पर आप जानते हैं कि होशियारपुर जिला है पंजाब का, भाखड़ा बांध बनाया गया वहाँ पर, और वहीं से नहरें निकाली गई हैं। तो इसमें एक शाखा जो पहली भाखड़ा मुख्य शाखा है वो ढोबा नामक जगह से राजस्थान में आ जाती है। 2 भागों में बट जाती है, करण सिंह और सादुल शाखाएं। दूसरी शाखा है झुंडेवाल उपशाखा, तीसरी है घग्गर की उपशाखा, चौथी है जासना शाखा, पांचवी है अमर सिंह उपशाखा। इस प्रकार से फिर है गंग नहर। देखिए गंग नहर ये 1927 में गंग नहर महाराजा गंगा सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये गंग नहर फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला के ऊपर सतलुज नदी के ऊपर निकाली गई है और ये 136 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है
व्यास की परियोजना, व्यास की परियोजना यानी कि जो व्यास नदी के ऊपर तैयार की गई है। इसमें सतलुज, रावी, व्यास, इनके तीनों के पानी का उपयोग किया जाता है। व्यास, सतलुज, कड़ी, पौंग जगह पर व्यास नदी पर बांध बनाया गया। और कुछ जल विवाद भी, ये जो रावी व्यास नदी के जल विवाद है ये भी हो रहा है कि भाई, जैसे पंजाब का कहना है कि रावी व्यास नदियाँ तो राजस्थान में जाती नहीं हैं, तो राजस्थान को इसका पानी हम क्यों दें। और पंजाब और हरियाणा जो है वो आपसी विवाद में है और राजस्थान को इसमें घसीट लिया है। और राजस्थान जो है वो सिंध नदी का प्रदेश है, इस तरह से उसको भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए।